जैसे हम लोगों के इस नए चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, तो सबसे पहली बात आ जाती है, अगर चैप्टर का नाम पृष्ठ रसायन है तो इसका अर्थ क्या है। बेटा पृष्ठ रसायन को परिभाषित करना बिल्कुल ही आसान है। पृष्ठ रसायन क्या होता है, मैं पढ़ के सुनाऊं अगर, तो किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर, पृष्ठ का अर्थ है सतह पर, होने वाली रासायनिक घटनाओं को रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हम उसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। या ऐसा बोल सकते हैं, पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम किसी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर पृष्ठ रसायन की कभी बात आ जाए कि पृष्ठ रसायन क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, आप बताओगे किसी भी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं को, सतह पर होने वाले प्रक्रमों को, या कह सकते हो सतह पर होने वाले परिवर्तनों को आप रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। मैंने लिख भी रखा है पृष्ठ रसायन की परिभाषा सरफेस केमिस्ट्री की, कि किसी पदार्थ की सतह पर होने, पृष्ठ का अर्थ भी तो सतह होता है, किसी किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है, क्योंकि रसायन विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है क्या कहलाती है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। अभी बात आता है कि पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम किन किन घटनाओं को पढ़ सकते हैं, आखिर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो किसी पदार्थ के पृष्ठ पर, सतह पर होती हैं। तो कहता है सबसे पहली घटना है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन बोलते हैं अधिशोषण। यह घटना किसी भी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटना है। अब पहले मैं इनको सबको पढ़ लेता हूं, फिर एक एक घटना को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अधिशोषण पृष्ठ पर होने वाली घटना है। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण का मतलब समझते होंगे, किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा विक्रिया की गति को बढ़ा देना कहलाता है उत्प्रेरण। और उत्प्रेरण की घटना भी हम लोग पृष्ठ रसायन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, या सोचते हैं कि उत्प्रेरण की घटना भी किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली ही घटना है। संक्षारण भी किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली ही घटना, संक्षारण का समझते हैं। संक्षारण का एक नॉर्मल एग्जाम्पल जो देखे सबसे बेसिक होता है लोहे पर जंग लगना। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि बेटा लोहे पर जब जंग लगता है, अगर लोहे का इतना मोटा टुकड़ा दे दिया जाए आपको और इस पर जंग लगेगा, तो जंग अंदर की ओर सबसे पहले लगेगा कि बाहरी सतह पर जंग लगेगा। इसका मतलब पृष्ठ पर हुई है विक्रिया, जो भी संक्षारण हुआ, जो भी ऑक्सीडेशन हुआ, या जो भी केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हुआ, वो सबसे पहले फिजिकल या केमिकल चेंज कहाँ हो रहा है, पृष्ठ पर। हम संक्षारण को भी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी पृष्ठ पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया या पृष्ठ पर होने वाली घटना है। एक और बेटा हम लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टलीकरण और कोलाइडी विलयनों का बनना। क्योंकि अभी बेटा हम लोगों ने क्रिस्टलीकरण को तो फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, क्रिस्टलाइजेशन, किसी पदार्थ के क्रिस्टलों को तैयार करना, क्रिस्टली ठोस पदार्थ के रूप में बदलना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता था। यह भी पृष्ठ पर होने वाली घटना है। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने यहाँ, कोलाइडी विलयन का निर्माण। अपने चैप्टर में से आधा भाग तो इस पर बेस्ड है, कोलाइडी विलयन पर। तो कोलाइडी विलयन का बेटा जो निर्माण होता है ये भी पृष्ठ पर होने ही वाली घटना है। तो अपने चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो इतने प्रकार के पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं होती हैं। इनमें से मेनली अगर हमको पढ़ने की बात आएगी तो हम सबसे पहले अधिशोषण को पढ़ेंगे, उत्प्रेरण को पढ़ेंगे। संक्षारण को बेटा इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि संक्षारण के लिए एक चैप्टर और दिया गया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। संक्षारण वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा नहीं रखेंगे। हाँ, एक कोलाइडी विलयनों का निर्माण, ये भी पृष्ठ पर होने वाला प्रोसेस है, इसको भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो हमको पता होना चाहिए अधिशोषण। तो मैंने पहली हेडिंग भी डाल रखी है, अधिशोषण एडजॉर्प्शन बोलते हैं। वैसे एडजॉर्प्शन को करते कैसे, देखो मैं बताता हूं। एडजॉर्प्शन हमने क्या किया, ये मार्कर उठाया और मार्कर उठाकर इस बोर्ड पे कोई लाइन ड्रॉ कर दी। अभी आप सोच समझकर बताना इस बात को। इंक के पार्टिकल बोर्ड पर पहुंच गए। मैं क्या पूछता हूं, क्या इंक के पार्टिकल बोर्ड के अंदर चले गए या इंक के पार्टिकल बोर्ड की सतह पर चिपक गए? आप कहोगे सर जी बोर्ड में से तो इंक के पार्टिकल उसकी सतह पर ही चिपके होंगे, अंदर तो जा ही नहीं सकते। इसका मतलब मैं क्या याद दिलाता हूं कि बेटा अपने मार्कर से जब मैंने यहां बोर्ड पर लिखा, यह कहां पर होने वाला प्रक्रम है, सतह पर होने वाला प्रक्रम है।
और सतह पर होने वाले इस प्रक्रम को हम कहते हैं अधिशोषण। अभी अधिशोषण में से और भी बात करते हैं। देखो आपके यहाँ एक स्पंज है, स्पंज होता है जिसको फोम या गत्ता बोलते हो। इसको क्या करना है, तुम्हें लेके जाओ और घर में सूखा आटा नहीं होता है, उस पे जाओ, उस पे जाके इसको रख दो। अब रखने के बाद जैसे उसको स्पंज को बाहर निकाला, आपने देखो आटा जो होगा वो स्पंज की सतह पर क्या होगा, चिपका हुआ होगा। हम पूछेंगे बेटा ये क्या है, आप बताओगे क्योंकि आटे के जो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो आके इस स्पंज की सतह पर क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं। इसका मतलब ये पृष्ठ रसायन के अंतर्गत पड़ने वाली घटना है, क्योंकि आटे के पार्टिकल उस स्पंज की सतह पर चिपक गए हैं। आटे के पार्टिकल्स का स्पंज की सतह पर चिपकना क्या कहलाता है, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। लेकिन तभी देखो एक घटना और आती है। अब अधिशोषण को पढ़ने से जरूरी है एक घटना और पढ़ लेना, अवशोषण। क्योंकि जब तक आप अवशोषण को नहीं जानते हो, अधिशोषण और अवशोषण में थोड़ा सा डिफरेंस जो होता है वो हम नहीं जान पाएंगे। मेरे पास दो स्पंज हैं, आपको ध्यान रखना है, और दोनों स्पंज में से मैंने एक स्पंज को सूखे आटे पर रख दिया और दूसरे स्पंज को पानी पर डुबा दिया। अभी पहले बात करेंगे कि पानी पर डूबे वाले स्पंज को बाहर निकालोगे। मैं पूछूंगा पानी का पार्टिकल स्पंज की केवल सतह पर लगा होगा कि सतह के अंदर चला गया, सतह के अंदर चला गया, और मेरे ख्याल से सतह के अंदर एक समान रूप से फैल भी गया पूरी सतह पर, पूरा स्पंज गीला करके रख दिया। यह घटना कहलाती है अवशोषण। ध्यान रखना इसको, एब्जॉर्प्शन। इस घटना को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, क्रियाकारी पदार्थ या क्रियाकारी अणु किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह के कहां चले जाते हैं, अंदर, और पूरी सतह के अंदर पहुंचकर, अंदर पहुंचने को घटना को स्थूल भी कहते हैं। जैसे अंदर पहुंचना या कहां पर पहुंचना, स्थूल भाग पर पहुंचना। पूरे अंदर की ओर वाटर के पार्टिकल पहुंच गए अंदर की ओर, और अंदर की ओर पहुंचते हुए उन्होंने पूरे एक समान रूप से पूरे उस स्पंज के अंदर फैल गए। मैंने बताया अरे ये अभिक्रिया तो या ये प्रक्रम जो है ये पृष्ठ पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये संपूर्ण पदार्थ पर हो रहा है। इस घटना को हम क्या नाम देंगे, अधिशोषण की अवशोषण। अवशोषण, पहला फिगर अवशोषण को रिप्रेजेंट करता है। देखो क्या था, ये स्पंज था, स्पंज के अंदर फिर मैंने क्या किया, स्पंज को कहां डुबा दिया, वाटर पे डुबा दिया। अब देखो वाटर के बहुत सारे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल पूरे स्पंज के अंदर पहुंच गए हैं, और क्योंकि स्पंज के अंदर पहुंच गए हैं, इस घटना को हम क्या बोलेंगे, कहेंगे अवशोषण। ध्यान रखने वाली बात है, अवशोषण प्रक्रम में हमें दो शब्द पूरी तरीके से कंफर्म, नाम लेते ही पता चल जानी चाहिए किसकी बात कर रहे हैं। जैसे पहला अवशोषक, नाम यह है अवशोषक, फिर हमको यह ढूंढना ना पड़े कि हम फिगर बनाएं या पन्ने पलटना स्टार्ट करें, फिगर को ढूंढें, अब अवशोषक को ढूंढ पाएं। अवशोषक कौन सा पदार्थ होता है, वो स्पंज, जिसको मैंने कहां पर डुबा दिया था, जल में। वो स्पंज क्या करता है, वो क्या कहलाएगा, अवशोषक। अच्छा, नमी को या पानी को यही तो अवशोषित कर रहा था, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल को अवशोषित कर रहा था। अवशोषित का मतलब सतह पर चिपका रहा था कि अंदर तक पहुंचा देता था, अंदर तक पहुंचा देता था। इस पदार्थ को, स्पंज को हम क्या बोलेंगे, अवशोषक। अच्छा, लेकिन वाटर के पार्टिकल तो उसके अंदर चले गए, तो वाटर के पार्टिकल को हम क्या नाम दें, अवशोष्य। क्या नाम दें, इसको बहुत ध्यान रखना दोनों शब्दों का, इन दोनों शब्दों का अपना एक अलग अर्थ है। अवशोषक की बात होगी वो पदार्थ जिस पे वाटर मॉलिक्यूल कहां चले गए हैं, अंदर, उस पदार्थ को मैंने क्या कहा, अवशोषक। और अवशोष्य की बात आएगी तो वाटर मॉलिक्यूल, क्यों, क्योंकि इस पदार्थ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल फैल गए ना पूरी तरीके से, हम उसको कहेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स को कहेंगे अवशोष्य। ये कंफर्म हुआ, अवशोषण जान गए। अब बेटा जस्ट नीचे जो फिगर बना है ये अधिशोषण पर बना है, एडजॉर्प्शन पर बना है, जिसको हमें पढ़ना है। कहोगे सर जी अवशोषण को नहीं पढ़ाया। बेटा अवशोषण भाई क्या है कि ये चैप्टर है पृष्ठ रसायन, हालांकि ऐसा कभी नंबर आएगा तो हम पढ़ा देंगे उसको भी हेडिंग डलवा के अवशोषण भी लिखवा देंगे, लेकिन क्योंकि पृष्ठ रसायन चैप्टर है, इस पर पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं को ही पढ़ना है अभी हमें। और अवशोषण क्या पृष्ठ पर होने वाली घटना थी? नहीं, इसलिए बेटा मैंने इसका हेडिंग भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि देखो, क्योंकि हमें पृष्ठ पर होने वाले परिवर्तनों को पढ़ना है, पहले हम अवशोषण को बता देंगे क्या होता है, जरूरत पड़ी तो उसको भी लिखवा देंगे, नहीं तो कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि उसको लिखवाते ही घूमे बिल्कुल। अभी
नेक्स्ट फिगर बना है अधिशोषण के लिए, जो हेडिंग हमको पढ़नी है। अच्छा, अधिशोषण में क्या हुआ, ये वो स्पंज था जिसको हमने सूखे आटे पर क्या किया था, डुबाया था। सूखे आटे पर डुबाओगे अगर स्पंज को पूरी तरीके से, ये स्पंज लिया, ऐसा ही होगा, मैंने मान लिया ऐसा है, उसको डुबाया और उसको पूरा अंदर से बिल्कुल ढंग से बना दिया, मिला दिया सूखे आटे पर। सूखे आटे के पार्टिकल स्पंज की बाहरी सतह पर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अच्छा देखो, इस चीज को और देखो, ध्यान देते हैं कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं कभी शब्द हमारा भी बदल सकता है, तो उसको समझेंगे कैसे। पृष्ठ पर अणुओं का चिपक जाना, देखो ऐसा भी कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं अणु पृष्ठ पर क्या हो गए, चिपक गए। अणु पृष्ठ पर समकेंद्रित हो गए, ऐसा भी बोला जाता है। अणु पृष्ठ द्वारा आकर्षित हो गए। अणुओं ने पृष्ठ पर अपना स्थान बना लिया। अणुओं की सांद्रता पृष्ठ पर बढ़ गई। ये सारी घटनाएं बस एक बात को रिप्रेजेंट करती है कि वो मॉलिक्यूल जो हैं, वो जो मैं बोल रहा था कि आटे के जो कण हैं वो पृष्ठ पर क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं। सबका एक ही अर्थ है। तो अगर इतने शब्दों में से कोई भी शब्द यूज किया जाएगा तो आप लोगों को पता है क्या है, आप बता रहे हो कि पदार्थ के जो कण हैं वो अधिशोषक की सतह पर क्या हो गए, चिपक गए। अभी ध्यान देने वाली बात है, जो पार्टिकल्स चिपके हैं, जैसे आटे का पार्टिकल चिपकेगा स्पंज पर, तो आटे के उन पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स का मतलब कण, उन कणों को क्या कहेंगे, याद रखना, उन कणों को क्या कहते हैं, अधिशोष्य। इसको भी अच्छा, उसको क्या कहते थे, अवशोष्य। इसको क्या कहते हैं, अधिशोष्य। अधिशोष्य का मतलब, अधि नाम सुनते ही मैं समझ गया पृष्ठ पर चिपका होगा, पृष्ठ पर पहुंचे पार्टिकल्स। नेक्स्ट नंबर, अच्छा स्पंज को भी तो कुछ नाम दोगे, जिसकी सतह पर वो आटे के पार्टिकल चिपके हुए हैं, उस स्पंज का नाम देंगे हम लोग क्या, अधिशोषक। इसको भी बहुत विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो मैंने क्या है कि अब बात आई सर जी अपने यहां अधिशोषण की प्रक्रिया, अर्थात पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं कितने पदार्थों पर पढ़नी है, दो प्रकार के पदार्थों पर। ठोस की सतह पर चिपके हुए पार्टिकल्स की घटना पढ़नी है, चिपके हुए पार्टिकल्स की घटना का मतलब है अधिशोषण, और द्रव की सतह पर चिपके हुए पार्टिकल्स की घटना पढ़नी है, अर्थात वो भी अधिशोषण है। मैंने बताया था कई शब्दों में से मैं कोई शब्द यूज कर सकता हूं। तो एक तो ठोस पदार्थ की सतह पर चिपके हुए पार्टिकल्स की घटना को पढ़ना है, और ये बेटा मेरे पास द्रव पदार्थ है, एक द्रव पदार्थ है। द्रव पदार्थ की सतह पे कई गैसेस के पार्टिकल क्या हो गए, उन्होंने सतह पर अपना स्थान बना लिया है, सतह पर चिपक गए हैं, सतह पर अधिशोषित हो गए हैं, समकेंद्रित हो गए हैं, जो भी अपना समझना, या उन्होंने अपनी सांद्रता बढ़ा ली है सतह पर। तो ये द्रव पदार्थ पर सतह पर गैसेस के पार्टिकल चिपक गए। तो अभी का बात आएगी सर जी हमें कितने प्रकार के पदार्थों की सतह पर होने वाली घटनाओं को पढ़ना है, दो प्रकार के पदार्थों को, ठोस पदार्थ की सतह पर होने वाली घटना और द्रव पदार्थ की सतह पर होने वाली घटना को पढ़ना है। इसके अलावा भी हमें किसी तीसरी चीज से मतलब नहीं है। अब मैं अधिशोषण की परिभाषा को पढ़ूंगा। देखते हैं परिभाषा जो है वो क्या इसी से बिल्कुल मैच करती है या नहीं मैच करती इन घटनाओं से। तो मैं पढ़ूंगा, कहता है किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर, मैंने बताया भी था हम इस चैप्टर में ठोस और द्रव की सतह पर घटनाएं पढ़ेंगे। किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर दूसरे पदार्थ के अणुओं का आकर्षित हो जाना, आकर्षित होना तथा अणुओं का उस पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाना। एकत्रित होने का मतलब चिपक जाना, क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। हाँ ये तो बिल्कुल वैसा ही है। हमने हमारे पास बोर्ड, अच्छा मैं पूछता हूं, मैंने बोर्ड से इंक से कुछ लिख दिया, इस घटना में बोर्ड क्या होगा, अधिशोषक नहीं होगा, और ये इंक का पार्टिकल क्या होगा, अधिशोष्य। इंक का पार्टिकल बोर्ड की सतह पर क्या हो गया है, चिपक गया है। चलो ये अच्छा था, लेकिन सर जी ने अभी तुरंत इसको मिटा दिया, यहां से नहीं मिटा दिया, बाद में बात करेंगे मिटा दिया ये कौन सी घटना है, ठीक है। लेकिन अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। अभी अधिशोषण को मैं समझ गया, अधिशोषण में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको पढ़ लेना जरूरी है, जैसे अवशोषक और अवशोष्य पढ़ा था हम लोगों ने, हमें कुछ इससे भी रिलेटेड चीजें पढ़ लेनी चाहिए। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है, जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है, इसका मतलब अभी मैंने जो इंक चलाई बोर्ड पर, अधिशोषण किस पदार्थ की सतह पर हुआ, बोर्ड पर, तो बोर्ड को क्या कहेंगे, अधिशोषक। इसको बोलते क्या है, एड्सॉर्बेंट, ध्यान रखना इसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। आप हिंदी में भी तैयार रखते हो बेटर है, आप अंग्रेजी में भी तैयार रखते हो वो भी बेटर है, समझ रहे हो। अधिशोषक किसको कहते हैं, एड्सॉर्बेंट कौन होता है,
जिसकी सतह पर पदार्थ चिपकते हैं, अर्थात हमारे एक्सपेरिमेंट में वो स्पंज। अच्छा, मैं क्या सोचता हूं, द्रव पर गैस के पार्टिकल चिपक रहे हैं, देखो यहां द्रव भरा है, इस पर गैस के पार्टिकल चिपक रहे हैं, अधिशोषक का काम कौन करेगा, द्रव। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है सतह पर आकर्षित होने वाला पदार्थ, किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर जो पदार्थ आकर्षित हुआ है, तो आकर्षित तो यहां किसके कारण आकर्षित हुए हैं, गैस के। सतह पर होने वाला आकर्षित होने वाला पदार्थ अधिशोष या अधिशोषित पदार्थ कहलाता है। तो मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि ये अणु सतह पर चिपक रहे थे, अधिशोषित हो रहे थे, हमने इन पदार्थों को कहा, या तो आप अधिशोष से बोल सकते हो या इसको ऐसा बोल सकते हो कि अधिशोषित होने वाला पदार्थ। एक और है, इसमें से मैंने लिखा नहीं, मेरे ख्याल से मुझे ध्यान नहीं रहा। अगर अधिशोष को पूछेगा क्या कहते हैं, तो एडजॉर्बेट, थोड़ा सा याद रखना इसको, एडजॉर्बेट इसको बोलते हैं। हम कहाँ यहां लिख दें क्या, जिसे यहां लिख देते हैं, एडजॉर्बेट बोलते हैं। अगर कभी इसका नंबर आया कि एडजॉर्बेट किसको बोलते हैं, तो इस पदार्थ को बोलते हैं जो सतह पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। लास्ट नंबर लिखा है हमने कि पृष्ठ पर होने के कारण यह एक तीव्र प्रक्रम है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, जो अधिशोषण की प्रक्रिया है यह एक फास्ट प्रोसेस है, अधिशोषण बहुत तीव्रता से होता है। उसकी अपेक्षा एक घटना हमने और पढ़ी थी, परिभाषित नहीं की, मतलब उसको लिखा नहीं था हम लोगों ने, कौन सी घटना, अवशोषण। तो कभी अगर अपने यहां ऐसा क्वेश्चन आएगा अवशोषण, जिसमें पार्टिकल कहां चले जाते हैं, अंदर, वो घटना, और अधिशोषण जिसमें पार्टिकल केवल सतह पर चिपक जाते हैं, में से कौन सी घटना तीव्र है। तो आप बताओगे कि जो अधिशोषण घटना है, नीचे वाले दोनों प्रोसेस, अधिशोषण की घटना तीव्र प्रक्रम है, जबकि अवशोषण की घटना कैसा प्रक्रम है, स्लो प्रोसेस है ये उसकी अपेक्षा। अब आता है कि हमारे जीवन में अधिशोषण पर आधारित कुछ एग्जाम्पल हो जाएं। जैसे हमने अधिशोषण की घटना को देखा है, तो कहां कहां देखा है, बहुत जगह पर देखा है। आप भी मार्कर की, आपके पास भी पेन है, आप इंक से अपने पेज पर लिख देते हो, जानते हो क्या हुआ है, इंक के पार्टिकल कहां चिपक गए हैं, आपके उस कॉपी के पेज पर। ऐसा तो नहीं कि, अच्छा ये भी ध्यान रखो, इंक के पार्टिकल अगर कॉपी के पेज पर चिपक गए हैं, तो इस घटना को क्या कहेंगे, अधिशोषण। ठीक है। अब भाई पेज बहुत खराब हुआ तो मैं नहीं कहता कि फिर आपने लिखा और 3-4 पन्ने तक पीछे छपता चला गया। सोचने वाली बात, अगर 3-4 पन्ने तक पीछे तक छपता चला गया तो फिर यह अधिशोषण नहीं है, क्योंकि अब यह पृष्ठ को क्या कर गया, पार करके अंदर पहुंच गया। इस प्रोसेस को फिर क्या कहोगे, अवशोषण। लेकिन बेटा ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल का मतलब है एक अच्छी कंडीशन पर अच्छे पेज होते हैं, अच्छे पेन होते हैं, जो केवल और केवल अधिशोषण कार्य के लिए ही यूज में लाए जाते हैं। अब कोई व्यक्ति अलग से अपना एग्जाम्पल ले आके, हम स्याही लेके आ रहे थे, इंक लेके आ रहे थे, मैंने गिरा दी इंक, तो वो वाली बात ही एक अलग है, उसका एग्जाम्पल अलग से चलने लगेगा, नहीं चलने लगेगा। तो मैं एग्जाम्पल देखता हूं और आप देखो, ध्यान से देखते हैं इसको, और फिर देखते हैं कि इसका अधिशोषण का एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में क्या है। पहला एग्जाम्पल है सक्रियत चारकोल। द्वारा NH3, CO, CO2, SO2 तथा COCl2 आदि गैसों का अधिशोषण होता है। अधिशोषण एक तो बेटा ये दैनिक जीवन का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल अगर देखें अपने दैनिक जीवन पे, सक्रियत चारकोल द्वारा शर्करा
या बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, चीनी का विरंजन कराया जाता है। कराया जाता है, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। और बेटा थर्ड एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प को दूर करना या उसके प्रभाव को समाप्त करना। समाप्त करना। तो बेटा ये एग्जाम्पल हैं, 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। वैसे तो अधिशोषण के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं इतने सारे एग्जाम्पल एक साथ डिस्कस करूंगा तो 2 दिन तो हम लोग केवल एग्जाम्पल पढ़ते रहेंगे, किसके कि अधिशोषण के एग्जाम्पल क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज में आता है। तो मैंने मुख्य रूप से जो आपके यूज में आने वाले हैं उनको सबसे पहले लिखा। देखो इसको पढ़ते हैं और इनका अर्थ भी समझते हैं। सबसे पहला ही शब्द इतना खतरनाक है कि कई बच्चों ने तो इसका नाम पहली बार ही सुना है। अच्छा ये बताओ, सक्रिय चारकोल को तो छोड़ दें, चारकोल जानते हो क्या होता है? चारकोल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। सक्रिय का तो मतलब होता है एक्टिव, क्रियाशील, और चारकोल का मतलब हम ऐसा बताते हैं। देखो अपने यहां चारकोल मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्राप्त होता है। पहला चारकोल होता है जंतु चारकोल, या जिसको जानतव्य चारकोल बोलते हैं। यह जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं से मतलब मनुष्य से, जानवरों से, इनसे प्राप्त होने वाला चारकोल जंतु चारकोल कहलाता है। और दूसरा चारकोल होता है वनस्पति चारकोल, वह चारकोल जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा वनस्पति चारकोल की, जिसके लिए ऊपर वाला नंबर लिखा गया है। अब होता क्या है, आप लकड़ी के टुकड़ों को जानते हो? लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को अगर हम वायु की अनुपस्थिति में लेकर, देखो वायु की उपस्थिति में तो ये जल जाएंगे। अगर हम लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों को लेकर वायु की अनुपस्थिति में उन्हें बहुत उच्च ताप पर गर्म करें, ध्यान रखना इस बात को। अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे तो बेटा ये लास्ट में ब्लैक कलर के कोयले के फॉर्म में बदल जाएंगे। और जब ये ब्लैक कलर के कोयले के फॉर्म में बदल जाएंगे हम उसे कहेंगे वनस्पति चारकोल। फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, शायद किसी के समझ में ना आया हो तो इस बार आ जाएगा कि लकड़ी के टुकड़ों को वायु की उपस्थिति में कि वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जब हम इसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रखते हैं एक लंबे समय तक, तो ये लास्ट में ब्लैक कलर के कोयले के टुकड़ों के रूप में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब इसको कहते हैं चारकोल। और ऐसा चारकोल जो क्रियाशील हो उसको कहते हैं सक्रिय चारकोल, सक्रियत चारकोल। आप सक्रिय चारकोल भी बोल सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में उसी का यूज हुआ है कि पेड़ पौधों से प्राप्त लकड़ी, और वनस्पति होता है पेड़ पौधा, तो वनस्पति चारकोल के द्वारा हम अमोनिया गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 आदि, COCl2 फॉस्जीन गैस आदि विषैली गैसों का अधिशोषण क्या करवा सकते हैं। अगर इस चारकोल का प्रयोग मास्क में किया जाए, कोविड-19 का केस चल नहीं रहा अपनी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, अगर हम इसको उस मास्क में प्रयोग कर लें तो ये करेगा क्या? मैं ये नहीं कहता कि कोविड-19 के लिए यूज करो, आप वैसे भी यूज कर सकते हो। ये सारी की सारी हानिकारक गैसें हैं। और जब भी आप शहर वगैरह में या भीड़ युक्त इलाके में रहते हो ऐसा, तो होता क्या, ये सारी की सारी गैसें श्वसन क्रिया के दौरान आपके अंदर शरीर में जाती रहती हैं, कम मात्रा में ही सही लेकिन अंदर जाती रहती है और हार्मफुल इफेक्ट भी उत्पन्न करती हैं। तो अगर हम लोग उस समय मास्क लगा लेंगे तो ये एक्टिव चारकोल करेगा क्या, अधिशोषण,
अर्थात ये गैसें आएंगी और ये गैसें उस चारकोल की सतह पर क्या कर लेगा, ये चिपका लेगा। अच्छा सोच समझ के बताओ, इन गैसों को और चारकोल अपनी सतह पर चिपका लेता है, ये अवशोषण है कि अधिशोषण है? अधिशोषण। इसका मतलब ये भी अधिशोषण का एग्जाम्पल है। और बेटा केवल प्योर ऑक्सीजन गैस को ये कहां जाने देगा, अंदर जाने देगा। तो मैं क्या सोचता हूं कि इन गैसों का तो अधिशोषण हो जाएगा और वो प्योर ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, अधिशोषण की अवशोषण। अवशोषण, क्योंकि वो गैस कहां चली गई, अंदर। अच्छा उसकी जरूरत भी थी। तो सेम इस प्रकार से अधिशोषण के दौरान हम इन गैसों को फिल्टर करते हुए श्वसन क्रिया को अच्छा कर सकते हैं भीड़ युक्त इलाकों में। पहला चला गया, लेकिन दूसरा ही सुनेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये कौन सा चारकोल है, इसको कहते हैं जंतु चारकोल। वैसे तुमको बताएं, चीनी का शुद्ध करने का प्रोसेस जो इस दुनिया में सबसे पहले भारतीयों ने ही खोजा था। इसके पहले किसी भी देश में चीनी का शुद्धिकरण नहीं हुआ था, ये भारत की ही खोज है या देन है चीनी का शुद्धिकरण। अभी ध्यान देते हैं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, गन्ने के रस का कलर कैसा होता है, रंग भूरा, गहरा भूरा डार्क कलर का होता है, लेकिन जब उसे शक्कर बन के तैयार होती है, चीनी बन के तैयार होती है, बिल्कुल सफेद। ऐसा लगता है ये बिल्कुल उस गन्ने के रस से तो बना ही नहीं है। इसका मतलब बीच में एक प्रोसेस होता है विरंजीकरण या विरंजन, डिकलराइजिंग जिसको कहते हैं। डिकलराइजिंग में होता क्या है, आप गन्ने के रस के कलर को क्या कर देते हो, समाप्त कर देते हो, उड़ा देते हो। उसमें से जो भी कलर वाले पदार्थ हैं, उन कलर वाले पदार्थ को क्या कर देते हो, हटा देते हो। सुनना है कैसे, देखो बेटा, ये सक्रिय चारकोल कौन सा है, ये है जंतु चारकोल। अब जंतु चारकोल कैसे बनता है, क्योंकि ज्यादातर जंतुओं में, जानवरों में हड्डियां पाई जाती हैं। अगर जानवरों और मनुष्यों को भी सम्मिलित करते हुए इनकी हड्डियों को भी वायु की अनुपस्थिति में, ध्यान रखना, वायु की अनुपस्थिति में हड्डियों को उच्च ताप पर लंबे समय तक गर्म किया जाए तो बेटा ये भी कोयले जैसे टुकड़ों में बदल जाएंगी। और ऐसे चारकोल को हम क्या नाम दे देंगे, जंतु चारकोल। अब ये काहे के काम आता है कि जब गन्ने का रस निकाला जाता है तो गन्ने के रस को शक्कर में बदलने से पहले एक ऐसा भी प्रोसेस का तरीका होता है जब उसे जंतु चारकोल में से गुजारा जाता है। अब जंतु चारकोल में से गुजारने पर होता क्या है, जंतु चारकोल रंगीन पार्टिकल्स को, जो गन्ने के रस का कलर भूरा बनाए हैं, उन पार्टिकल्स को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, चिपका लेता है, अधिशोषित कर लेता है। अच्छा सोच के बताओ, अगर रंगीन कणों को ये अपनी सतह पर चिपका लेगा तो गन्ने का रस अब कैसा हो जाएगा, रंगहीन। और जब उससे गन्ने के रस से, रंगहीन गन्ने के रस से जब शक्कर के क्रिस्टल या चीनी के क्रिस्टल बनेंगे वो तो बहुत अच्छे दिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये वाली बात जो है ये सीक्रेटली है, हाँ, ये इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए बात। और खास करके उस समय तो बाहर जानी नहीं चाहिए जब आप लोगों के यहाँ कभी नंबर आए, मम्मी या दादी ये कहे कि हम उपवास हैं आज और ज़्यादा कुछ नहीं पियेंगे तो चीनी वाली चाय पी लेंगे, तब उनको ये बात नहीं बतानी है, हाँ, कि दादी ये जो चीनी की चाय है ये फिर किस प्रकार से फिल्टर होके उधर आई है। तो सक्रिय चारकोल वाला सेकेंड नंबर आ जाएगा। थर्ड नंबर पर बात करें, कहता है सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प को दूर करना या उसके प्रभाव को समाप्त करना। क्या होता है, आज के समय में तो जो टाइम टू टाइम हम लोग हैं इतना ज्यादा अपडेट हो रहे हैं तेजी से कि अब हम लोगों को बहुत सारे उपकरण या सामान जो हमारे पसंदीदा होते हैं ये हमको लेने भी नहीं जाने पड़ते। क्या इसके लिए कई कंपनियों ने काम कर रखे, फ्लिपकार्ट है जैसे, हाँ, अमेजोन वगैरह कंपनियां हैं, इन लोगों ने डायरेक्ट आप प्रोडक्ट चेक करते हैं मोबाइल पर और सीधे उस प्रोडक्ट को मंगा लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट जब वहां से सीधे आपके यहाँ आता है तो क्या आता है, वो कई जगहों से होकर गुजरता है, कई विशेष चरणों से होकर गुजरता है। कभी कभी होता क्या है पता नहीं, वो बरसात के मौसम में आपने ऑर्डर किया हो वो उपकरण, इलेक्ट्रिक उपकरण हो, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो। अभी ये बात तो सभी बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर नमी खा गया तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। तो जब कई क्षेत्रों से होकर आता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बरसात हो गई बीच में, नमी खा गया, और नमी खा गया तो हुआ क्या, फिर जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपके घर में आया, आपने तुरंत उसको जैसे ही प्लग में लगाया और स्विच को ऑन किया, एक तेज से आवाज आई और आप समझ गए कि हमारा उपकरण शॉर्ट सर्किट हो गया। अब आपने फ्लिपकार्ट वाले को कंप्लेन कर रखी है कि हमें ये उपकरण नहीं चाहिए और ये उपकरण बदल दो।
बरसात के मौसम में ये घटनाएं तो बहुत सारी मिलेंगी। इन्हीं काम के लिए बैठे हैं वहां उसके पास इंजीनियर, जिस बात को जानते हैं कि ये कंप्लेन आएगी, तो कंप्लेन ना आए इसके पहले ही वो उन उपकरणों के साथ आपने देखे होंगे छोटे छोटे पैकेट में कुछ छोटे छोटे दाने भर के दे देते, नहीं, इसको हिलाते हैं, बजते हैं। वो कौन सा जेल होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है? नमी को या जल के कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है। तो अगर बाई चांस कभी ऐसा समस्या उत्पन्न हुई कि नमी युक्त क्षेत्र से वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या अन्य कोई इंस्ट्रूमेंट नमी युक्त क्षेत्र से आया, तो नमी अगर उसमें आई भी तो नमी को सबसे पहले अपनी सतह पर कौन चिपका लेगा? सिलिका जेल। क्या आने वाले उस उपकरण पर किसी भी प्रकार की नमी का इफेक्ट पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर जी किसी भी प्रकार की नमी का इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। रीजन है क्योंकि जितनी भी नमी का पार्टिकल आ रहा था वो सारा का सारा अधिशोषित हो गया किस जल की सतह पर? सिलिका जेल की सतह पर। तो इस बात को भी आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि अपने यहां जितने भी प्रकार के ये पदार्थ पाए जाते हैं उनमें से इनका काम है कि पदार्थों को अपने हिसाब से पदार्थों को अपनी सतह पर क्या कर लेना? चिपका लेना। अब विशेष ध्यान देने वाली बात है कि सिलिका जेल का वर्क चारकोल नहीं कर सकता और चारकोल का वर्क सिलिका जेल नहीं कर सकता। हर एक अधिशोषक पदार्थ की अपनी एक विशिष्ट क्षमता है किसी निश्चित पदार्थ के लिए। यह केवल उसी पदार्थ का अधिशोषण कर सकता है, हर एक पदार्थ का अधिशोषण नहीं कर सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि जहां पर सिलिका जेल का यूज था तुमने चारकोल यूज कर रखा है, जहां चारकोल का यूज था वहां तुमने क्या रखा है? सिलिका जेल यूज कर रखा है। अभी एक और बात यहां पे लिखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा ये बात। क्या रहेगा? सक्रियत चारकोल सिलिका जेल तथा एक और पदार्थ बेटा आता है एल्यूमिना जेल। एल्यूमिना जेल छिद्रित होता है। छिद्रित को बेटा पोरस भी लिख सकते हैं। हाँ, पोरस का मतलब छिद्रित होता है जिससे इसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। और इस पर अधिशोषण की क्रिया भी अधिक होती है। अधिशोषण की क्रिया भी अधिक होती है। क्रिया भी अधिक होती है। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। कहता है सक्रिय चारकोल, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल जो होता है वो छिद्रित होता है। छिद्रित का मतलब समझते हो ना, छिद्र युक्त होता है। अब जब छिद्र युक्त होगा तो उसकी सतह का क्षेत्रफल भी कैसा होगा? अधिक होगा। अभी देखो ध्यान देने वाली बात है, मेरे पास एक पदार्थ मैं मान लेता हूं ये है हमारे लिए चारकोल। अब ये चारकोल पूरा बना हुआ है, अगर इसमें से छोटे छोटे छेद कर दिए जाएं, ये तो सतह बनी ही रहेगी, और छेद कर दिए जाएंगे तो उन छेद की भी क्या हो जाएगी? सतह सम्मिलित हो जाएगी। अगर छेद की सतह सम्मिलित हो जाएगी तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा हो गया? अधिक हो गया। ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल तो था ही,
अब छेद अगर इस पर है तो उसका विपृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया गया। तो कहता है छिद्रित होने के कारण इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे होते हैं अधिक, और एक आप बस सभी जानते हो कि यह अभिक्रिया पृष्ठ पर होती है। तो अगर छिद्रित होने के कारण पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक बढ़ा हुआ है तो फिर पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया भी अधिक होगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इस प्रकार से अधिशोषण की क्रिया कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। एक काम करते हैं, जल्दी से इनको नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं अगली घटनाओं को। अगली हेडिंग है अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ को बेटा इंटरफेस भी कहते हैं। इंटरफेस क्या होता है, जैसे मेरे पास, मैंने मान लिया मेरे पास ये एक अधिशोषक है, इस अधिशोषक के ये भी पृष्ठ है, इसको भी अंतरापृष्ठ बोलते हैं। ये पृष्ठ, ये भी अंतरापृष्ठ, ये भी अंतरापृष्ठ, ये भी अंतरापृष्ठ। और ध्यान रखने वाली बात है, मतलब मैं क्या सोचता हूँ, अधिशोषक की जितनी भी सतह हैं, जितने भी पृष्ठ हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, अंतरापृष्ठ। ध्यान देने वाली बात है, अगर ये पूरा सॉलिड होता और हम इसको बीच में से क्या कर देते, काट देते, और जब बीच में से काट देते तो बेटा ये दो भागों में टूट जाता। ध्यान रखने वाली बात है, इस वाले भाग पर भी एक अंतरापृष्ठ नया बनता, और जब इसको अलग कर लेते तो इस वाले भाग पर भी एक अंतरापृष्ठ नया बनता। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अंतरापृष्ठ। मतलब इसको काटने पर दो अंतरापृष्ठ बनते। अब वो जो दो अंतरापृष्ठ वाले भाग मिले, अगर उनको भी काटते हैं तो उनके भी अगर देखेंगे अंदर अंतरापृष्ठ मिलेंगे। उन्हीं अंतरापृष्ठ को कहते हैं इंटरफेस। आपने मोबाइल पर भी इंटरफेस सुना होगा, अंतरापृष्ठ होता क्या है, मैं बोलता हूं, देखो कैसे। इंटरफेस की पहचान सभी बच्चों को है, ज्यादातर। मोबाइल अगर कोई स्विच ऑफ है, आप उसको स्विच ऑन करते हो, सबसे पहले एक इंटरफेस खुल कर आता है। बच्चा उसको देख ही के बता डालता है, कहता है आईफोन है ये, कहता है ये एप्पल का फोन है पक्का, तो कोई बोलता है, कहता है ये सैमसंग का फोन है। डिफरेंट कंपनी के नाम तुरंत इंटरफेस को देखकर ही वो बता देता है। फिर कुछ देर बाद डिस्प्ले में एक नया इंटरफेस खुलता है जिसपे कई सारे आइकन होते हैं, वो भी एक इंटरफेस है। फिर क्या हुआ, उसको उससे मन नहीं लगा, उसने क्या किया, उन आइकन में से किसी एक आइकन को स्पर्श किया। मोबाइल के अंदर सिग्नल गया कि इस आइकन को स्पर्श किया गया है, उसका इंटरफेस जो है उस आइकन के थ्रू खुलने वाला, वो इंटरफेस खोलिए, अंदर नया इंटरफेस खुल गया, नई चीजें दिखने लगी, उनमें से बहुत सारे ऑप्शन आए। फिर उस ऑप्शन को छुआ, अंदर फिर उसके क्या बन गया, एक नया इंटरफेस खुल गया। जितने ऑप्शन आप क्लिक करते जाते हो, लगातार अंदर उतने ही नए इंटरफेस बनते चले जाते हैं। सेम अंतरापृष्ठ इस पे भी है। आप पदार्थ को जितना ज्यादा, अधिशोषक पदार्थ को जितना ज्यादा पार्ट में डिवाइड करते रहोगे, अंदर की ओर उसको खोलते रहोगे, आपको हर बार एक नया इंटरफेस मिलता चला जाएगा अंदर। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, जैसे जैसे इंटरफेस की संख्या बढ़ती जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो बढ़ता जाता है। अभी ये इतना ही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, 20 से काट दिया तो इसके 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्स्ट्रा हो गए। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर पृष्ठ बढ़ गया है तो पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया भी तो बढ़ गई होगी, क्योंकि अधिशोषण तो पृष्ठ पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन है। मैंने साथ में लिखा भी, देखो क्या लिखा है, किसी मोबाइल वाले को इग्नोर किया जाएगा, अधिशोषक वाले इंटरफेस को देखा जाएगा। लिखा है किसी अधिशोषक पदार्थ की सतह को अंतरापृष्ठ कहते हैं, ये भी सही है कि ये सारी की सारी सतह जो है वो क्या है, अंतरापृष्ठ। आगे बोलता है अधिशोषक पदार्थ को सूक्ष्म विभाजित कर। यार ये सूक्ष्म विभाजित करने का मतलब क्या है, टुकड़ों में काटना। भाई जैसे इसको टुकड़ों में काट दोगे तो ये दोनों पार्टिकल इसकी अपेक्षा तो सूक्ष्म हो गए, और भी काटते रहोगे और भी इंटरफेस खुलते रहेंगे, और भी इंटरफेस खुलते रहेंगे, और जितने ज्यादा इंटरफेस खुलते रहेंगे पृष्ठ का क्षेत्रफल भी उतना ही अधिक हो जाएगा। कहता अंतरापृष्ठ में वृद्धि हो जाती है जब आप उस अधिशोषक को सूक्ष्म विभाजित कर देते हो या काट देते हो, जिससे अधिशोषण की गति में क्या हो जाती है, वृद्धि। इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना है। मैं क्या सोचता हूं, अगर ये पदार्थ अधिशोषक है, अगर मैं इसको पाउडर के फॉर्म में पीस देता हूं, इसका मतलब इसके इंटरफेस तो बहुत सारे बढ़ गए, तो अधिशोषण की क्षमता भी कैसी हो गई, ज्यादा। अधिशोषण अधिक मात्रा में फिर होने लगेगा। यह डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा मैक्सिमम आप इंटरफेस बना सकते हो। एक बार काटोगे 2 इंटरफेस बनने का, उसको भी काटोगे फिर इंटरफेस बनने का, पाउडर फॉर्म में कर लिया तो भैया पूरा इंटरफेस ही दिख रहा है चारों तरफ। और क्योंकि पृष्ठ बढ़ गया है, पृष्ठ पर होने वाली अभिक्रिया का स्पीड भी कैसा हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ये बहुत विशेष ध्यान रखना है।
इसका एक अगर एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश करूं तो आपको कोई भी टैबलेट दे दी जाए, नहीं होती, बीमार हो गए आप, कोई आपको टैबलेट एक दे दी गई, उस टैबलेट को आप अगर पूरा खा लोगे तो क्योंकि टैबलेट पूरी आपने खा ली, उसका इंटरफेस कम है, पृष्ठ कम है। अभी क्या हुआ, अगर उसी टैबलेट को पीस करके खाते तो बेटा ध्यान से देखने वाली बात है, इंटरफेस बढ़ जाता कि घट जाता? बढ़ जाता। और इंटरफेस बढ़ने का मतलब है पृष्ठ बढ़ जाना, और पृष्ठ बढ़ जाने का मतलब है अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी हो जाती है? तेज। तो वो दवा असर भी कैसी करती? जल्दी असर करती। फिलहाल हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। अच्छा, अवशोषण मैंने लिख दिया, पहले मैंने सोचा कि अवशोषण नहीं लिखेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो जरूरत पड़ जाए लास्ट के समय में। अवशोषण वो अभिक्रिया थी जिसमें से पदार्थ के अणु अवशोषक की सतह को पार करके कहां चले जाते थे? अंदर। मैंने लिखा भी वैसा ही बिल्कुल, किसी पदार्थ के अणुओं का दूसरे पदार्थ की सतह को पार करते हुए उसके अंदर प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है? अवशोषण। क्योंकि अवशोषण को आप पहले भी देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अभी आगे लिखा हुआ है, कोई एक एग्जाम्पल बता देते हैं अवशोषण का। तो मैंने वही एग्जाम्पल बताया जो मैंने अभी बताया नहीं था आप लोगों को, कि स्पंज को लेकर जल में डुबाने पर जल के कणों का स्पंज के अंदर क्या कर जाना? प्रवेश कर जाना और एक समान रूप से फैल जाना। शायद ये वाली लाइन हमको लिख लेनी चाहिए, स्पंज के अंदर प्रवेश कर जाना और जल के कणों का एक समान रूप से फैल जाना। जल के कणों का स्पंज के अंदर एक समान रूप से फैल जाना। एक समान रूप से फैल जाना, ये एग्जाम्पल बेटर रहेगा। एक समान रूप से फैल जाना, पूरी तरीके से पूरा एक समान रूप से फैल गया है, इस प्रोसेस को हम बोलने वाले हैं कि ये है बेटा अवशोषण। अब अवशोषण के बाद एक और घटना आती है शोषण। अब इस शोषण को कैसे पढ़ेंगे? देखो मैं बताता हूं, हमने दो घटनाएं अभी तक पढ़ी मुख्य रूप से। एक अधिशोषण, काफी ज्यादा पढ़ दिया, और फिर लास्ट में 2-4 लाइनों के अंतर्गत हमने एक बात पढ़ी, अवशोषण। कभी कभी क्या होता है कि अधिशोषण और अवशोषण प्रोसेस दोनों एक साथ होने लगते हैं। जब अधिशोषण और अवशोषण एक ही प्रोसेस में होने लगे, एक ही बार के प्रक्रम में अधिशोषण भी होने लगा, अवशोषण भी होने लगा, हम ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शोषण या जॉर्प्शन बोलते हैं। अभी मैं बताता हूं, इसका एग्जाम्पल हमको बहुत अच्छा आता है। अभी क्या हुआ कि सुबह आपने अपने ही घर में बेड में चाय मांग ली, हुआ क्या? आपकी किसी गलती से चाय या गिलास में रखा हुआ पानी क्या हुआ? आपके ही बेड में गिर गया। अब बेड में गिर गया तो सबसे पहले क्या होगा? मम्मी ने इस घटना को तुरंत देखा और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? बेड में रखे हुए ऊपर वाले चादर को हटाया। जानते हो क्यों हटाया? क्योंकि मम्मी इस बात को जानती थी कि सबसे पहले जो पदार्थ के पार्टिकल हैं वो चादर की कहां पर आएंगे? सरफेस पर, अर्थात सबसे पहले अधिशोषण होगा उसका। तो उन्होंने सोचा कि अधिशोषण हो उससे पहले हम एक काम करते हैं, अधिशोषण होते होते हम इस चादर को यहां से हटा दें। लेकिन बेटा जैसे आप लेट हो गए या मम्मी लेट हो गई, फिर उसमें से प्रॉब्लम क्या आई कि जो वाटर पार्टिकल सरफेस पे पहले आया और फिर वो सरफेस को पार करके कहां चला गया? अंदर। इस प्रोसेस में अगर पूरा ध्यान देते हैं तो बेटा पहले अधिशोषण भी हुआ, अधिशोषण के बाद अवशोषण भी हुआ, और क्योंकि पानी अंदर चला गया है, अधिशोषण पहले हुआ फिर अवशोषण होगा, और फिर इसके बाद सभी अपने अपने घर के हिसाब से माहौल जानते हैं इसके बाद क्या होगा। कहता है अधिशोषण तथा अवशोषण प्रक्रम का एक साथ संपन्न हो जाना। अगर कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जिसमें से अधिशोषण और अवशोषण एक साथ संपन्न हो जाए, हम ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोषण कहलाता है। एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, शोषण प्रक्रम में सबसे पहले, भाई शोषण प्रक्रम में पहले अधिशोषण होगा कि अवशोषण? तो पहले पार्टिकल उस सतह पर क्या करेगा? पहुंचेगा। तो सतह पर पहुंचे तो पहले क्या हुआ? अधिशोषण, और बाद में क्या हुआ? अवशोषण। दिमाग में इस बात को भी हमेशा के लिए भैया फिट करके रखो, क्या अधिशोषण और अवशोषण में से कौन सा रिएक्शन फास्ट हुआ होगा? अधिशोषण। मैंने पहले भी यहां रख दिया था, लिख दिया था इधर की ओर, कि क्योंकि अधिशोषण पृष्ठ पर होने वाला प्रोसेस है, इसका स्पीड कैसा रहता है? तेज।
अच्छा, अवशोषण धीमा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल पृष्ठ के अंदर जाएगा तब अवशोषण स्टार्ट होगा। अधिशोषण तो पृष्ठ पर पहुंचते ही स्टार्ट हो गया। तो अधिशोषण तीव्र प्रोसेस है, तीव्र प्रक्रम है, जबकि अवशोषण उससे धीमा प्रक्रम है। तो ये अवशोषण, एक और यार हेडिंग इसमें देखते हैं, विशोषण क्या होता है, डिजॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे कोई भी मैं एग्जांपल बता रखा था कि देखो वो वाली बात आ गई। ये इंक से मैंने ये लिख रखा है, मैंने यहां पे भी इंक से कुछ लिख रखा है, ये लिख रखा है। जैसे मैंने बच्चे से पूछा, बेटा इंक से यहां पर बोर्ड पर लिख देने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सब जान गया, अधिशोषण। लेकिन बेटा अगर मैं यही पार्टिकल इसकी सतह से क्या कर दूं, हटा दूं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं विशोषण। विशोषण का मतलब समझ गए? अधिशोषित हुए कणों का अधिशोषक की सतह से हटा देने का प्रोसेस कहलाता है विशोषण। तो मैंने लिख भी रखा है, कहता है किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर अधिशोषित हुए अणुओं या कणों का अधिशोषक की सतह से निकल जाना। अधिशोषक की सतह पर चिपक गए, अधिशोषण हुआ। लेकिन वही पार्टिकल अधिशोषित होने के बाद जब इस सतह से छूटने लगेंगे, हम इस घटना को क्या कहेंगे? विशोषण। तो ये बेटा इससे रिलेटेड कुछ शब्द हैं, हालांकि अभी भी कुछ शब्द रह गए, जैसा सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र एक ऐसी घटना है जिसको हमें जानना चाहिए, लेकिन इसको जानेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।